आप तमामी नाजरीन हाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो 2019 में आपका हुआ था, उसके प्रीवियस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट इसके सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम 2020 के क्वेश्चन से ले चुके हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए। ये टोटल 40 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं जनरल के, जो आपके बीएड किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं। जनरल के जो आप 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से हम 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, और एग्ज़ाम देने से पहले कोशिश कीजिए कि इवन कि जितना भी मानू का प्रीवियस पेपर है उन तमाम पे आप नज़र दौड़ा दीजिए। यहाँ तक कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो मानू के पहले हो चुके हैं वहीं से उठा के दे जाते हैं, जिसको हम रिपीटेड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग रिपीटेड क्वेश्चंस को एकदम छोड़िएगा नहीं, उसको देख के जाइए और वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मिलेगा, या डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट पे जाके वहाँ से मानू बीएड 2020 या आपको उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स नाम से एक मिल जाएगा फाइल, उसमें आप जाके सारा देख सकते हैं। या फिर जिस ईयर का आपको चाहिए वहाँ टाइप कर दीजिए आप यूट्यूब पे, वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम सेशन जो करेंगे वो हमारा सेशन है मेंटल एबिलिटी, जहनी सलाहियत। यहाँ पे एक तरह का मेंटल एबिलिटी होता है कि आप बातों को कितना अच्छा समझते हैं, लॉजिक को कितना अच्छा आप लगाते हैं, ये आपके लॉजिक को चेक किया जाता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी इसके आंसर्स करने की, इसलिए कि अगर आप आंसर्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और आपका एक तरह का मॉडल टेस्ट के तौर पर प्रिपरेशन भी आपका होता जाएगा और आइडिया मिलता जाएगा कि मानू में पेपर्स कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपका हमारा ये है 41 से लेकर आज हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा टोटल जनरल जो 50 क्वेश्चंस है कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, ऐसे सोशल स्टडीज़ को लेंगे, उर्दू का लेंगे, बायोलॉजी के लेंगे, जितने भी बीएड के सब्जेक्ट्स हैं, कंसर्न सब्जेक्ट्स, उन तमाम को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर, जिस तरह से बेसबॉल का ताल्लुक अमेरिका से है, ठीक उसी तरह से बैडमिंटन का ताल्लुक किससे है। ठीक है, यह एक चीज़ का दूसरे चीज़ से रिलेशन बताया जाता है। तो कह सकते हैं ना कि मेंटल एबिलिटी है, इसको कहीं ना कहीं जीके से भी इसका ताल्लुक हो जाता है। जीके में तो डायरेक्ट होता है ना कि बेसबॉल किस देश का, किस मुल्क का खेल है। ठीक है, दे देगा बेसबॉल किस मुल्क का खेल है। तो यहाँ से आपको ये क्लू मिल जाता है कि बेसबॉल जो हमारा ये अमेरिका का एक तरह का गेम है ये। ठीक है, ये अमेरिका का गेम है। और बताना है कि बैडमिंटन कहाँ का गेम है। ठीक है, बैडमिंटन। तो ये आपका जीके के साथ साथ ये आपके माइंड को भी टेस्ट कर लेता है कि आप क्वेश्चन को समझ कैसे रहे हैं, उसका आंसर कैसे करना है। क्या ये जो पहला वाला बताया गया है कि बेसबॉल का ताल्लुक अमेरिका से है, तो क्या अमेरिका में ये पैदा हुआ है या अमेरिका में माना जाता है, बल्कि ये अमेरिका का क्या है, अमेरिका का एक खेल है। ठीक है, अमेरिका का ये नेशनल खेल है, तो वहाँ का ये हो जाएगा। और फिर उसी तरह बैडमिंटन का ताल्लुक किस मुल्क से है ये बताना है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं, हिंदुस्तान है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है या ब्राज़ील। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका जीके भी बन जा रहा है यहाँ से, और मेंटल एबिलिटी की भी आपको टेस्ट किया जा रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाने का काम हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, बैडमिंटन जो है ये आपका मलेशिया का है, मलेशिया से ये मैच करेगा। तो ऑप्शन 2 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद पेपर है। तो ये सारे क्वेश्चन से आप एक तरह का जीके एस्पेक्ट से ले सकते हैं, जीके बन ही सकता है। अगर कोई पूछे कि मोमबत्ती किससे बनाया जाता है, मोम से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन मोम रहे वहाँ पे, तो वहाँ से मोम से बनाया जाता है। उस तरह पेपर किस चीज़ से बनता है ये बताना है आपको। पेड़ से बनता है या बम्बू से बनता है, इसको हम बाँस कहते हैं, या फिर लकड़ी से, या फिर पल्प से। तो किससे बनता है, चूँकि ये पल्प जो इंग्लिश का वर्ड है PULP, पल्प, जिसका लेक्सिकल मीन कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ या लुग़वी माना होता है, वो गूदे के माने में होता है। ठीक है, जिस तरह कि हम सेब को ले लें, जूस, सेब का अगर हम छिलका निकालें तो अंदर क्या बचता है, उसके अंदर गूदा बचता है, पल्प बचता है। मैंगो ले रहे हैं, मैंगे को अगर आप छील रहे हैं तो अंदर गूदा बचता है। ठीक है, जो कि हम जूस बनाने का काम करते हैं। उसी तरीके से ये क्या होता है, पल्प है। ठीक है, पेड़ का भी पल्प बनता है, बम्बू का भी पल्प बनता है, और लकड़ी का भी पल्प बनता है। ये तीनों का पल्प बनता है, गूदा बनता है। इनको गला के कहते हैं ना कि सेव ट्री, मतलब सेव ट्री एंड सेव लाइफ, यानी दरख्त लगाइए और जीवन बचाइए।
तो ये मतलब क्यों, इसलिए कि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है किसके काम के लिए, और क्या नाम है, कॉपी बनाने के लिए या और ऑफिशियल काम के लिए जहाँ पे पेपर्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि जो सूख चुके हों उन्हें काटना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो बिल्कुल ये पल्प जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जीके से जुड़ा हुआ है, इसको आप फिर ऐसे ही मत लीजिए कि ये क्या नाम है, ये आपका मेंटल एबिलिटी है और ये रीजनिंग की तरह है, काम करके निकल जाएगा। हो गया ना। मोम किससे बना है, कोई कह दे कि मोम क्या ना है केरोसिन से बना है, डीजल से बना है या आपका मोम से बना है, तो मोमबत्ती जो आपका मोम ही से बनता है, पेपर जो आपका पल्प से बनता है। तो ये आपका डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। ये आपका बिल्कुल रीजनिंग है, आपके माइंड को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा समझ रहे हैं। इसके लिए कोई कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है। 3 पिक्चर दिया गया आपको, यहाँ पे 3 पिक्चर दीजिए, देखिए, और इसके अंदर जो बनाया गया फिगर देखिएगा, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों सेम है, और ये जो है एक तरह का सिंगल नीचे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा इसके जगह पे, इसको कुछ हम नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना है कि ये दोनों जब ऐसा है तो इसको भी ऐसा ही सेट करना है हमें। तो यहाँ पे आप क्या देंगे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन 1 को यहाँ पे लगाते हैं तो बिल्कुल ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे, और ये यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, और दोनों मतलब वहाँ पे फिट हो सकता है, तो दोनों इसका आंसर हो सकता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ए या डी में से कोई सा भी मार दे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर मिलेगा बच्चों को, या इस तरह के क्वेश्चन पे जो नंबर मिलते हैं, अगर क्वेश्चन गलत टाइप हो जाए या एक क्वेश्चन का डबल आंसर हो, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को इक्वल मार्क्स दिया जाता है, चाहे आप क्वेश्चन को टच किए हो या ना किए हो, गलत मारे हो सही मारे हो, वहाँ पे इक्वल नंबर्स मिलता है। तो ऐसे में आपको इक्वल मार्क्स मिल जाएगा। उस तरह एक और आया था कि हमारा आइन के कब बन के तैयार हो गया था, तो उसमें 26 नवंबर 1949 नहीं दिया था, तो वहाँ भी तो इस पेपर में 2 नंबर जो है इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी जो है ये दोनों इक्वल साइज़ पे है, और ये फिगर वहाँ पे फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। 44 में कहा जा रहा है मंदरजा झेल सिलसिले में कौन सा नंबर अजीब तरह से अलग है। कह सकते हैं विच वन ऑफ देम इज़ ओड, ठीक है। ओड एकदम मुख्तलिफ कौन है, इसको ओड बोलते हैं ना, कि जो एकदम मैच ना करे, तो ओड कौन सा है, ठीक है ना। 3 है, 7 है, सॉरी 2 है, 3 है, 7 है, 10 है, 11 है। तो देखिए ओड, अब इसको आप प्राइम नंबर से, इवन नंबर से, ठीक है, जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाके आसानी से बताऊँगा। देखिए 2, 3, 7, 11, ये आपका जो है सिर्फ 2 ही से बढ़ सकता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट अगर करें, हम डिवीज़न करें, तो या तो अपने से बटेगा या दूसरा, या तो फिर या तो 1 से बढ़ जाएगा या अपने से बढ़ जाएगा। जैसे आपको 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो 3 को 1 से बांट दीजिए या 3 करना, 3 बांट दीजिए। इस तरह ये आपके सारे 2, 3, 7, 11 है, तो इसका यही रूल है। लेकिन ये 5 जो है ये आपका 1 से भी बढ़ जाएगा, 10 से भी बढ़ जाएगा, 2 से भी बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। तो ये आपका एक ओड है, तो ऑप्शन ये 10 जो होगा जिसमें वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ओड आपको पता करना है कौन सा ओड है, तो मैथमेटिकल है तो ओड आपका यही है 10, क्योंकि ये जितने से वो सारे बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा से ये बढ़ रहा है, इसके अंदर ज़्यादा खसूसियत है, तो इस वजह से वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। यहाँ पर एक पासा डाइस, जिसको कहते हैं इंग्लिश में DICE डाइस, ठीक है। लूडो जो खेलते, सॉरी DICE है, DICE डाइस। तो लूडो जो खेलते हैं लोग, तो उसमें यही डाइस होता है। यहाँ पर एक पासा के 2 रुख दिए गए हैं, आपको उन्हें गौर से देखकर ये बताना है कि अगर पासा के नीचे बॉटम में 2 नुक्ता है तो पासा के ऊपर टॉप पर कितने नुक्ते पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का डाइस का पूरा एक फार्मूला होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब उसको क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे कि आपका वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जो हमारी घड़ी, ये आपका डायरेक्शन सपोज दैट ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है।
तो ये आपका जो हम काउंट करते हैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू ले आते हैं। अगर इसको ऐसे करके ले आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसका हम डायरेक्टली आंसर देते हैं, देख लेते हैं। इसलिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट बहुत कम एज इट इज़ होता है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि डाइस पे आपको प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करना है, ब्लड रिलेशन पे प्रैक्टिस करना है। इन सब के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्लियर कर ले रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो 45 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ये जो 5, यानी ये 5 जिसमें दिया गया है ये सवाल के हिसाब से ये 5 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। 46 में कहा जा रहा है ए जो है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का बाप है, ई जो है ई जो है वो डी की माँ है। इस तरह से ए का डी से क्या रिश्ता होगा? ब्लड रिलेशन में बोला हूँ तो ये हर बार आता है, ब्लड रिलेशन से आएगा, थोड़ा घुमा के आते रहता है। तो यहाँ इसके ब्लड रिलेशन को निकालने के बहुत सारे मेथड्स बताए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है इस तरह बना के, या फिर इस तरह के बना के दर्शाते हैं, या फिर मेल फीमेल को हम करके, बहुत सारे फार्मूला हैं इसको समझने के लिए कि आप कैसे समझ सकते हैं। अगर रिलेशन आपस में इक्वल चलता है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं, और अगर रिलेशन ऊपर होता है तो हम उसको ऊपर जाने ले जाते हैं, अगर रिलेशन नीचे का हो तो नीचे ले जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी कह सकते हैं भाई बहन दोनों, ठीक है। ए और बी भाई बहन है, सी बी की माँ है, तो सी जो है ये बी की माँ, तो यहाँ पे हम सी को रख देंगे, सी बी की माँ है, डी सी का बाप है, तो ऊपर चला जाएगा डी सी का बाप हो जाएगा, ई जो है वो डी की माँ है, तो ऊपर उसी चला जाएगा ई, ठीक है। वो आपकी क्या ना पर दादी हो जाएगी ऊपर जाके। जिस तरह से इस तरह से ए का डी से क्या रिश्ता होगा? तो ए का जो यहाँ पे डी है उसका रिश्ता इससे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो पूछा जा रहा है ए का डी से क्या रिश्ता होगा, यानी ए का डी से क्या रिश्ता होगा, यानी डी जो है उस ए को क्या कहेगा, तो वो डी जो है ए को पोती कहेगा, ठीक है। वो ये लड़की जो हुई उस दादा के लिए पोती हुई। या अगर ये पूछता आपसे कि डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो दादा का रिश्ता होता। लेकिन यहाँ पे जो रिश्ता बन रहा है वो आपका पोती का रिश्ता है। तो ये आपका जो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोती, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं। सही सिलसिला बताएं 20, 33, 50, 69 और 92। तो यहाँ पे देखेंगे एक सीरीज आपका चल रहा है 20 और इसको कर लेते हैं, 20 है, 33 है, 50 है, 69 है, 92। तो यहाँ पे अगर आप गैप देखेंगे इसमें सब में कुछ न कुछ गैप है। इसमें देखेंगे आप 13 का गैप है, उसके बाद 17 का गैप है, उसके बाद 19 का गैप है, ठीक है, और उसके बाद 23 का गैप है। और इन गैप में और फिर आप देखेंगे 13 और 17 में 4 का गैप है, ठीक है। 17 और 19 में 2 का गैप है, 19 और 23 में 4 का गैप है। तो कितना 4, 2, 4, 2। तो 25 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 23 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो जब हमारा 25 होगा तो लास्ट में हम 25 जोड़ देंगे, यानी 92 में हम 25 को 92 में हम 25 को ऐड कर देंगे तो 257 हो जाएगा, और 9 to 11 तो 117 आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट आ जाएगा। 117 का आंसर किस में है? तो 117 का आंसर ऑप्शन 1 में आपका दिया गया, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक पैटर्न चलता है, देखना पड़ता है कि कितना किस में गैप है। जिस तरह गैपिंग चलता है लास्ट में वही रूल लगा के आपको आंसर निकाल देना रहता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। 48 में कहा जा रहा है कि अल्फ़ाबेट दिया है, अल्फ़ाबेट
सेट करके दिया गया है, उसमें आपको फिट करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा। तो पहले देखते हैं ABXWEFTS, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है MNLK। अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में हर एक के दो दो देखते हैं, ठीक है, हर एक का दो दो देखते हैं। तो AB, उसके बाद है फिर इसका सेकंड का दो देखते हैं EF, फिर उसके बाद खाली पूरा छोड़ देते हैं अभी, उसके बाद MN। अब देखते हैं कि AB के बाद F जो आया है, तो B के बाद कितना अल्फ़ाबेट छोड़ा गया है, कितने हर्फ को वर्ड को छोड़ा गया है कि E और F आ गया है। तो B के बाद AB हो गया, CD यानी दो छोड़ दिया गया है, CDEF। तो यहाँ जब दो छोड़ा गया तो EF GH, फिर हम छोड़ देंगे यहाँ पे G और H छोड़ देंगे, F के बाद GH यानी दो को छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद ले लेंगे GH छूटेगा तो I और J। तो हमारा यहाँ पे पहला जो होगा I और J, ठीक है, I और J हो जाएगा। तो पहले ये कोशिश करेंगे कि I और J कहाँ दिया गया है। B में आपका नहीं है, D में आपका नहीं है, A और C में I J है, ठीक है। तो I J, उसके बाद KL छोड़ देंगे, MN ले लेंगे, ठीक है, MN ले लेंगे, ये हो गया। अब देखते हैं रिपीट हम चलेंगे यहाँ पे KL, ठीक है, KL है, उसके बाद MN छोड़ दिए, OP, यहाँ पे आपका OP आएगा, OP आ गया, QR छोड़ेंगे, ST आ गए, UV छोड़ेंगे, WX। तो यहाँ पे क्या आया, KL MN छोड़ेंगे, OP। अब OP किस में है वो देखते हैं, IJOP 48 का KLMNOP QRS। तो यहाँ पे 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका OPIJOP, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। में कहा जा रहा है मंदरजा झेल 4 अख्तियार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा अल्फाज इल्म का लाजमी उनसुर है, ठीक है। नॉलेज का कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है बताना है। सीखना लर्निंग है, उस्ताद टीचर, दरसी किताब टेक्स्ट बुक्स या स्कूल। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है नॉलेज के लिए, इल्म के लिए? सीखना, उस्ताद, दरसी किताब, स्कूल। तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कि देखिए उस्ताद है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपको मदद करे, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है जो आपको गाइड कर सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा तनहा गुजारना पड़ता है, तो उस्ताद का तो आप निकाल ही दीजिए कि उस्ताद हमेशा आपको गाइड करेगा इल्म के लिए, ठीक है। और दरसी किताब तो लिमिटेड होती है, ज़रूरी नहीं है कि सारे दुनिया के इल्म को या नॉलेज को हम दरसी किताब में टेक्स्ट बुक्स में शामिल कर दें, ये हो ही नहीं सकता। स्कूल है, स्कूल भी एक लिमिटेड प्लेस है जहाँ पे कुछ साल के बच्चे जाते हैं, 15-20 साल के, इसके बाद उसको छोड़ के वो फ्री ऑफ मतलब लाइफ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीखना है, जिसको हम सेल्फ लर्निंग कह सकते हैं, ये सीखना जो है इल्म के लिए काफ़ी, नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। सीखने का जो प्रोसेस है मतलब लॉन्ग लाइफ चलते रहता है, कोई हो या ना हो, उस्ताद हो या ना हो, स्कूल हो या ना हो, टेक्स्ट बुक हो या ना हो, आदमी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते रहता है। इस वजह से ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। मंदरजा झेल जोड़ों में से सही जोड़ तलाश कीजिए जिनका ताल्लुक वैसे ही हो जैसे कि काम मकसद। तो ये कह रहा है कि एक का दूसरे से रिलेशन बताना। जिस तरह काम करता है आदमी तो उसके पीछे कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, मकसद होता है। तो काम करता है मकसद के लिए, तो इसमें क्या है, जिस्म, दिमाग, दीवार, पेंट, जिस्म, खाना, पेट्रोल, कार। क्या होगा दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाए। तो बताइए क्या होगा, काम, मकसद, ठीक है। तो वहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं, यहाँ पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। जिस्म में क्या होता है, खालिस दिमाग ही नहीं होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। जिस तरह मतलब 5 सेंसेस हमारे हैं वो सब आ जाएंगे, इसी वजह से हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे। दीवार ज़रूरी नहीं कि पेंट किया जाए उसको। जिस्म का मतलब यही नहीं कि खाना ही उसके लिए ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन पेट्रोल के लिए पेट्रोल कार के बगैर नहीं चल सकता, या कार आप
पेट्रोल के बगैर नहीं, एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, तो पेट्रोल कार का रिलेशन एक दूसरे से मिल जाएगा। तो इस तरह से 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ आपके जनरल 50 क्वेश्चंस कवर हो गए। तो सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा क्वेश्चन नंबर करके, ताकि अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हो सकेगा तो इस बार फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे SST का लेकर आएंगे। इसी का आपका जो मेन कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 20 या 30 क्वेश्चन जो भी होगा नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़, बाय।